हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इससे पहले भी हमने बिहार फायरमैन के लिए करीब 100 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार फायरमैन से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि ज और ध का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ज और ध का जो उच्चारण स्थान है क्रमशः तालव्य और दंत है। ज का उच्चारण करके देखिए कहाँ पर ज़्यादा जोर आ रहा है, फिर ध का करके देखिए ध ध देखिए दांत पर जो है जोर आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्रमशः तालव्य, यानी कि ज का उच्चारण स्थान तालव्य है और ध का दंत है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो अभी बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो परीक्षा हुई थी मद्य निषेध की, उसमें करीब 28 से 30 प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट से आए हैं। जो मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो से आए थे। तो फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक सभी वीडियो को देखिए। अप्रत्यक्ष का मतलब है मेरा कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहां से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक का मतलब क्या है। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो इसमें हिमालय से अलगाव का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, वाक्य को क्रम से लिखना है। तो देखिए, इसमें से क्रम से अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है। उसके बाद क्या, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ये एक सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पर्यायवाची शब्द बताना है अहंकार का। तो अहंकार का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, घमंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, विलोम शब्द बताना है, उपाय का क्या होगा, तो उपाय का निरुपाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भूतकाल में बदलिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो इसका भूतकाल क्या हो जाएगा, बच्चे चिल्ला रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, हिंदी के प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए थे, अंग्रेजी का भी जिनका बेसिक ग्रामर ठीक ठाक था बिहार मद्य निषेध परीक्षा में, उनका सभी के सभी अंग्रेजी के क्वेश्चन सही हुए होंगे ग्रामर के, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। तो वीरता जो है पूछा गया है, संज्ञा का कौन सा भेद है। तो फ्रेंड्स, ये भाववाचक है, भाववाचक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए, विशेषण के भेद लिखना है, आपको बताना है। मतलब मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, 4 क्या है भाई, तो 4 जो है यह क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अब यहाँ से अंग्रेजी के प्रश्न है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से पैसेंजर जो है कौन सा सही लिखा गया, बताइए। पैसेंजर का जो स्पेलिंग है वो आपका PASSENGER, ये वाला जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। उल्टा सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। अटेन वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है, मिलता जुलता इसका शब्द बताना है। तो अटेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, लाभ करना, और इसका मिलता जुलता ये हो जाएगा आपका एक्वायर। एक्वायर मतलब भी प्राप्त करना होता है। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, सक्सेस केंद्रा क्विज नाम है उसका। वहाँ पर डेली शाम को 5 बजे क्विज कराया जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पर आपका वो क्विज टेस्ट, क्योंकि सभी विषय से
यहाँ तक कि करंट अफेयर्स से भी संबंधित प्रश्न वहाँ पर कराए जाते हैं। तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए सक्सेस केंद्रा, जो हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है वो, वहाँ पर 22 के सब्सक्राइबर है। वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उस माध्यम से आप इस टेस्ट ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, गॉड हेल्प्स दोज, खाली स्थान दिया गया है, हेल्प देमसेल्व्स, तो सही आंसर इसका हो जाएगा हु यहाँ पर, ठीक है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये बोल्ड लेटर, इसी के बारे में कहा गया है। कह रहा है कि गुड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये बताइए गुड क्या है। तो गुड जो है यह क्या है फ्रेंड्स, यह एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि द टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ मी। अब कह रहा है कि विथ यहाँ पर क्या है, तो विथ जो है फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कि क्रॉस द बिजी रोड केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक, ये क्या है, ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है। जो टेंस है यहाँ पर, टेंस का जो पार्ट दिया गया है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, किसका ये सेंटेंस दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था। तो टीपू जो था यह मैसूर का शासक था, ठीक है, और यह शासन करता था श्रीरंगपट्टनम से, यानी कि श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी। पूछा गया कहाँ से शासन करता था, तो ये शासन श्रीरंगपट्टनम से करता था। मैसूर का यह शासक था, ठीक है, और शासन करता था श्रीरंगपट्टनम से। श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी, ठीक है। और 1799 में, ध्यान रखेंगे, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स ये एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। इंडिया गेट का भी निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम है कुशक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कुशक, ये तालाब जैसा है, कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये है लद्दाख में, लेह हवाई अड्डा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है। तो सबसे लंबी भूमि सीमा जो है यह किसके बीच है, तो फ्रेंड्स यह कनाडा और यूएसए के बीच में है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे लंबा सीमा किन दो देशों के बीच है, तो ये रूस और कजाकिस्तान के बीच में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बगदाद पूछा गया है कि कहाँ की राजधानी है, तो इराक हो जाएगा, ठीक है, इराक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, रूस की राजधानी कहाँ पर है, तो मॉस्को में है। चीन का कहाँ पर है, तो बीजिंग में है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी आप कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। उसके बाद देखिएगा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो फ्रेंड्स ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण उत्थान की बात की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम देख सकते हैं कहाँ, तो प्रस्तावना में। और देखिए फ्रेंड्स प्रस्तावना जो है हमारा, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। और यह प्रस्तावना बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। देखिए ये प्रश्न मद्य निषेध में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में
संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। ये सभी बात मैं जब भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो बताते हैं कमेंट में कि सर आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था वहाँ से बहुत मदद मिला है और बहुत सारे प्रश्न लड़े गए थे। लेकिन जो लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं वो कहते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो बताइए, मेरी गलती नहीं है, ध्यानपूर्वक आप सुना कीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा, भाग 1 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ है। उसके बाद भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये राज्य सरकार की होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के महान न्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और यह जो होता है महान न्यायवादी, यह राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 76 जो है यह महान न्यायवादी से संबंधित है। यह जो होता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तक्षशिला एक प्रख्यात स्थल था। तो तक्षशिला जो था यह प्रख्यात स्थल था गांधार शैली की बौद्ध कला का। गांधार कला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तक्षशिला जो था फ्रेंड्स यह मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आचार्य जो चाणक्य थे वो यहीं से संबंधित थे। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और आखिरी में लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी नहीं दिया गया है। तो अब आप इसको एक बार मिला लीजिएगा, 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 1, यानी कि ये वाला हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ये सी हो जाएगा। तो इसको ABCD इस तरह से लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये लिख दिया 4 1 करके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 अब 4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था ये फ्रेंड्स पुलिकट में था। कहाँ पर था? पुलिकट में था। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था। कौन था पूछा जा सकता है? कार्नेलियन हाउटमैन, कार्नेलियन न है ये, हाउटमैन, ये पहला डच यात्री था। और फ्रेंड्स इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में, लेकिन इन्होंने अपना प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स ये कौन था? ये था थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना जाता है। 1820 में इसे गवर्नर नियुक्त किया गया था मद्रास का, और राजस्व आकलन और सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का इसने शुभारंभ किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण से इसमें से संबंधित नहीं था मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था फ्रेंड्स यह इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। फासीवादी और नाजीवादी, नाजीवादी कहाँ था? जर्मनी में था, और फासीवादी इटली में। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था नाजीवादी, ये बिहार मध्य निषिद्ध के एग्जाम में सभी मैंने ये कराया था प्रश्न। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य की जो खोज है यह विश्व के सबसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट जो थे फ्रेंड्स यह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ज्वालामुखी के
कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? सपोज कीजिए ये ज्वालामुखी है, यहाँ पर जो ये कप आकार का मुख होता है इसको क्रेटर कहते हैं, जहाँ से यहाँ से उद्गार होता है, क्रेटर इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये पंपास है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रेरीज कहाँ है? तो प्रेरीज जो है फ्रेंड्स ये आपका अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए और कनाडा में। वेल्ड जो है ये कहाँ पर है बताइए? वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है। सवाना जो है ये भी अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और डाउन्स पूछा जाता है। डाउन्स कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, बताइए। तो देखिए जो यूएसए का अलास्का है और रूस जो है यह बेरिंग जलडमरू के माध्यम से अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डोवर जल संधि पूछा जाता है, डोवर जलडमरू मध्य, तो ये अलग करता है ब्रिटेन और फ्रांस को, ये भी पूछा जा सकता है ब्रिटेन और फ्रांस को। उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? बताइए बताइए, प्रसिद्ध 3 जो पी शब्द हैं ये कौन कौन से हैं? तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, यानी कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, CN अन्नादुरई। ये जो थे फ्रेंड्स तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता थे और अपने प्रदेश के यह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कगड़म दल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो ये है विश्व हैबिटेट दिवस, हिंदी में इसको विश्व पर्यावास दिवस कहा जाता है। देखिए पर्यावरण दिवस जो है एक फिक्स डेट को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है यह 30 जुलाई के दिन मनाया जाता है। बाकी इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। विश्व हैबिटेट डे यह जो होता है प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यह था आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर देखिए देश बंधु CR दास दिया गया है, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किया था, ठीक है। और पहला अधिवेशन जो हुआ था स्वराज पार्टी का ये इलाहाबाद में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनल यानी कि सिंचाई नहर कौन सा है? तो यह है ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए खिलजी राजवंश का शासनकाल था, तो इनका जो शासन रहा था खिलजी वंश का वो रहा था 1290 से लेकर के 1320 के बीच में। डायरेक्टली पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीबी का मकबरा खालिस्तान दिया गया में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो बीबी का जो मकबरा है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह है औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है बीबी का मकबरा यानी कि यह औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम का यह मकबरा है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कन्नौज की लड़ाई वर्ष दिया गया है कि लड़ी गई थी। तो कन्नौज का युद्ध, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह 1540 में, कब? 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गया था और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। चौसा का युद्ध भी 1539 में इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था और चौसा के युद्ध की विजय के उपरांत शेर खां ने
शेर शाह की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कानून और व्यवस्था। ये नहीं है, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जन्म मृत्यु पंजीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है। तो देखिए संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा जो है यह स्थित है पटना में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में था। बिहार मद्य निषेध में प्रथम विश्व युद्ध पूछा गया था। ठीक है, 1914। द्वितीय जो है ये 1939 हो जाएगा। तो देखिए सेम पैटर्न है, इसी तरह के प्रश्न वहां भी पूछे गए थे और फायरमैन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए चला था कब से कब तक, तो 1939 से लेकर के 1945 तक। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो ये महीना है चैत्र। ठीक है, चैत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ प्रथम है ये। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था, इन्होंने स्थापना किया था। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था 1885 में। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और दूसरा कोलकाता में हुआ था, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया इसके मुताबिक चंद्र ग्रहण होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक मरुधान में हमेशा होता है। देखिए मरुधान जो होता है फ्रेंड्स, यह रेगिस्तान में वह स्थल होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ताकि वनस्पति उग सके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल हमेशा होता है मरुधान में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। तो सही आंसर एयर इंडिया 1। ठीक है, एयर इंडिया 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष की राजधानी यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के समय ही हेन स्वयं भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी ये थानेसर थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थानेसर थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था। तो 1943 में सिंगापुर में किया था। 1943 में सिंगापुर में किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आर्टिकल 32 है यह क्या है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप इसी आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जो है आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मुखोपाध्याय आयोग का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कि गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिली है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, यह जो अभिलेख है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बनारस में। ठीक है, कहाँ से मिली है, तो फ्रेंड्स यह मिली है बनारस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म विस्फी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स यह है मधुबनी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी में जो है यह है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है।
तो फ्रेंड्स ये है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, ठीक है, 1972 में उर्वशी के लिए जो है इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है। तो यह मूर्ति कौन सी है, तो यह दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, साइंस का प्रश्न है, ये आरेख दिया गया है और इसमें कहा गया है कि एक शुद्ध वस्तु का तापन वक्र एवं तापन वक्र एक वायुमंडलीय दबाव पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु बी पर ताप की भौतिक अवस्था है, बिंदु बी पर ताप की भौतिक अवस्था है। तो देखिए बिंदु बी पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए पर जो वस्तु है, यहाँ पर देखिए बिंदु ए पर ये ठोसीय अवस्था में है, बिंदु बी पर जो है यह किस अवस्था में है, ठोस एवं द्रव अवस्था पर है, और बिंदु सी पर जो है यह द्रव अवस्था में है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिंदु बी पर जो है यह ठोस एवं द्रव अवस्था पर है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिंदु बी पर यह ठोस एवं द्रव अवस्था में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक तत्व x की चर संयोजकता 3 और 5 है, ठीक है। एक 3 भी दिया गया है और एक 5 भी दिया गया है। यहाँ दो तरह देखिए, दो दो दिया गया है। तो एक में कह रहा है कि 3 है और एक में 5 इसकी संयोजकता है। इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो मैंने फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इसकी संयोजकता होगी वो इस पर आ जाएगी और इसकी जो होगी वो इस पर आ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन पर। तो अब देखिए एक 3 कह रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता जो है कितना होता है, 2 होता है। तो ऑक्सीजन का यहाँ आ जाएगा और एक 3 है इसका, तो एक यहाँ पर आ जाएगा। तो और दूसरा क्या होगा, दूसरा फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसकी जो संयोजकता 5 है वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो X2O3, X2O3 और X2O5 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। समझ गया है, किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा आप निकाल लेंगे। अब किसी परमाणु के K एवं L सेल पूर्ण है, तो K सेल में और L सेल पूरा भरा हुआ है। K सेल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है 2n²। K जो है यह कितने नंबर का है, K जो है यह पहला सेल है, तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल, तो पहला सेल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। L जो है यह दूसरा सेल है, तो 2 इंटू n कौन सा है, दूसरा सेल है, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और प्लस 2 इसमें है 10, टोटल 10 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कार्य कि 1 बिलियन के 2 लीटर में 0.02 मोल HCl है इसकी आणविक सांद्रता। तो अब इसको आप कैसे निकालेंगे, 0.02 और बटा 2 कर दीजिए, ये निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.01 मोल लीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं बार बार तरीका बताता हूँ, कुछ भी ऊपर दिया हो, कितना दिन, कितना घंटा, कितना वाट, सबको लिख दीजिए और बटा 1000 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 6 के 48 और नीचे बचा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.48 यूनिट हो जाएगा। 0.4 यूनिट देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 5 आर ऊपर कक्षा में घूम रहा है, कितना, 5 आर, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 6 बार हो जाएगा। और भू स्थिर उपग्रह यानी कि 24 घंटा इसका समय है। फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि जहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है, फिर दूसरा उपग्रह परिक्रमण काल क्या होगा, वह पृथ्वी की सतह से 2 आर है, 2 आर प्लस आर कर दीजिए फिर एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आर हो जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, राइट, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का क्यूब हो जाएगा और R1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर T2 निकालना है आपको, T1 बता दिया था ना, टाइम 24 घंटा है, नीचे 24 घंटा रखिए। उसके बाद R2 मैंने बता दिया था 5R प्लस आर 6R हो जाएगा, सॉरी R2 हो जाएगा 3R, 2R प्लस आर, और R1 जो है यह कितना हो जाएगा, तो 5R प्लस आर 6R हो जाएगा। यहाँ मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 3R और ये हो जाएगा आपका 6R, ये क्या है, इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाता है, ठीक है। ये जो 3R था और ये 6R था, इसको 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/2 और क्यूब होगा तो 1/8 आ जाएगा ना। अब T2 निकालना है आपको, T2 कितना हो जाएगा, T1/√8 हो जाएगा, तो 6√2 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है। उसके बाद देखिए एक लड़की सीधे मार्ग से लेटर बॉक्स में पत्र डाल करके प्रारंभिक स्थिति में आती है,
उसका विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है, उसकी गति है ये वाला। देखिए अब देखिए वो क्या कर रहा है कि सीधे जो है लेटर बॉक्स में यहाँ देखिए पत्र डाल करके प्रारंभिक स्थिति में आती है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स गति बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर, और फिर वह प्रारंभिक स्थिति में आती है, और यहाँ टाइम दिखा गया है 50। ठीक है, तो इसको कर दीजिएगा तो राइट आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की शुद्ध रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण कौन सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बताइए इसमें से कौन सा जो है यह रिएक्शन आपका बता रहा है यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन की रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण है। यूरेनियम 235 का उपयोग जो है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर दिया गया है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, उसके बाद नीचे देखिए ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला जो दिया गया ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ये अभिक्रिया दर्शाया गया है यहाँ पर। देखिए ये अभिक्रिया है, रिएक्शन है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में परमाणु एक प्रकार या परमाणुओं के समूह दूसरे परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिएगा कि द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B, जिनके वेग क्रमशः v1 और v2 हैं, ठीक है, कि बराबर गतिज ऊर्जा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बराबर गतिज ऊर्जा है, उनका मोमेंटम p1 और p2 के बीच में क्या संबंध होगा। तो देखिए मोमेंटम p इक्वल टू एम भी होता है, आपको पता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, आप देखिए सबसे पहले आप प्रश्न के अनुसार से P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू V1, फिर P2 बराबर क्या हो जाएगा M2 इंटू V2। इतना आप अब तो इतना क्लियर है ना। अब देखिए अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है सब बटा में दिया गया है, P1 बटा P2। अब देखिए P1 बटा P2 जब आप करेंगे तो क्या कर रहा है कि इसका गतिज ऊर्जा बराबर है, यानी कि V से V कैंसिल हो जाएगा ना, बच क्या जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा M1 बटा M2। क्लियर, समझ गए ना, M1 बटा M2 बच जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए 3 में दिया गया M1 बटा M2। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। किसी द्रव्य में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, तो ये इमल्सन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इमल्सन कहलाता है। उसके बाद देखिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG, इसको पाइप नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। PNG का मुख्य जो घटक होता है वह मीथेन होता है, CH4 होता है, ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड के प्रकीर्ण परीक्षण ने किस की मौजूदगी के लिए सिद्ध किया, तो सही आंसर इसका हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणुओं में न्यूक्लियस, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उच्चतर पौधों के बीज के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है जो भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। ईस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, तो देखिए ईस्ट जो है यह विटामिन बी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता, बाकी पाया जाता है, और यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट। उसके बाद देखिएगा कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है, तो ये कुस्कुटा है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुस्कुटा जो है एक तना परजीवी होता है। उसके बाद देखिएगा कि पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। ये क्वेश्चन जो BPSC LDC का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो देखिए ये है रंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह जो हार्मोन होता है पौधे में, एक हार्मोन, इसका नाम है ऑक्सिन, इसी के द्वारा यह किया जाता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, फ्लोरोजिन्स, ये सभी जो है पादप हार्मोन हैं। ऑक्सिन के द्वारा प्रकाश अनुवर्ती संचलन जो है नियंत्रित किया जाता है।
निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक दूरी जो है ये प्लूटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर 1951 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, आईआईटी खड़गपुर की। इसमें से सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली का, तो 1978 में। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान कर, तो देखिए यहाँ पर जो है सही मिलान चुनना है आपको। तो देखिए इसमें से अंड पीतक जो है यह प्रोटीन और वसा का स्रोत होता है। तो ये वाला जो मिलान दिया गया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा डीपीटी वैक्सीन जो है, डीपीटी किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन का जो है इसका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस में इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, वैक्सीन की खोज किसने किया था? वैक्सीन का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है? तो यह रोग जो है यह चेचक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है? तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी, और इसका वाहक एनाफिलीज मच्छर है। उसके बाद देखिए सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वह बुध है। ठीक है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह जो हैं इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्लूटूथ का। ठीक है, ब्लूटूथ के माध्यम से, बिना तार के माध्यम से ही हम कोई भी डाटा भेज सकते हैं, कोई भी मीडिया फाइल भेज सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो इसको कहा जाता है क्या, बताइए? यसद लेपन कहा जाता है, यसदीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जस्तीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने में लगाया जाता है? ट्रिपल एंटीजन, तो फ्रेंड्स यह ट्रिपल एंटीजन जो है यह डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी से। अभी मैंने बताया था आपको, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामा की अधिकतम साम्यता होती है किसके साथ? तो फ्रेंड्स यह होती है एक्स किरणों के साथ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए गणित की क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अभी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में है इसको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ कंटिन्यू मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा एग्जाम तक।